हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है महावीर क्लासेस के खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पर, जहां आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं क्लास 9 का बहुत ही शानदार चैप्टर वर्क एंड एनर्जी। जी हाँ, तो अभी तक अगर आपने पुराने जो वन शॉट वीडियोस है नहीं देखे तो महावीर क्लासेस 9th 10th चैनल पर जाइए और वो वीडियो आप देखिए जरूर। तो अगर आप इस वीडियो में पूरे एंड तक बने रहते हैं तो विश्वास मानिए एक एक न्यूमेरिकल, एक एक डेरिवेशन, एक एक डेफिनेशन आपसे बिल्कुल शानदार तरीके से बनेगी। बस आप थोड़ी देर इस वीडियो में बने रहिए, आप विश्वास मानिए इस वीडियो से प्यार हो जाएगा, इस चैप्टर से आपको प्यार हो जाएगा। क्योंकि कौन पढ़ा रहा है? भगवान जी सर। तो स्वागत है आप सभी का और शुरुआत करते हैं आज का इस चैप्टर, जिसमें हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम वर्क की बात करेंगे, हम एनर्जी की बात करेंगे, एनर्जी में हम काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे, हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करेंगे और पावर, और इन सब पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी साथ साथ में प्रैक्टिस करने वाले हैं। क्योंकि बच्चों को सबसे ज्यादा जो डर होता है वो न्यूमेरिकल से, कि सर न्यूमेरिकल नहीं बनते, बाकी तो आप कुछ भी करा लीजिए। तो बनेंगे आपसे न्यूमेरिकल, बस वीडियो के एंड तक आपको बने रहना है और शानदार तरीके से पेन कॉपी उठा लीजिए और जो भी नोट्स आपको लगते हैं आप नोट्स साथ साथ में बनाते जाइए। नोट्स बनाने से आपको क्लियर होगा कि आपको क्या चीज क्लियर है, क्या चीज क्लियर नहीं है। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले भाई वर्क की बात कर लेते हैं। वर्क है क्या? आप कहते सर हमने तो बहुत सारा काम किया, आज हमने इतना रीडिंग किया, सर हमने इतना ज्यादा पढ़ाई करी, इतना ज्यादा हमने, तो दैट इज नॉट द वर्क, दैट इज नॉट द वर्क। वर्क क्या है भाई? अगर आप डेली लाइफ की बात करें कि हमने इंक्लूड्स एनी एफर्ट्स, बट इन साइंस वर्क इज डिफिकल्ट एक्टिविटीज लाइक रीडिंग, राइटिंग और थिंकिंग इज नॉट द वर्क डन। वर्क डन क्या है भाई? कि अगर हमने किसी चीज पे फोर्स लगाया, हमने क्या किया, किसी चीज पे फोर्स लगाया और उसमें डिस्प्लेसमेंट हो तो वर्क डन होगा। ये भाई साहब क्या कर रहे हैं? एक चट्टान को फोर्स लगा के आगे ले जा रहे हैं, तो क्या ये वर्क डन होगा? नहीं होगा। A man is completely exhausted in trying to push a rock, but work is zero as rock is stationary. भाई अगर मैं इस दीवार पे धक्का दूं, फोर्स लगाऊं और ये दीवार तो खिसकने से रही, तो क्या मेरा जो वर्क डन होगा कुछ होगा? नहीं होगा। वर्क डन क्या होगा? जीरो होगा। अगर एक अ मैन इज स्टैंडिंग स्टिल विथ हैवी सूटकेस एंड मैन ट्राई टू सून बट डज नॉट वर्क ऑन द सिचुएशन एज ही स्टेशनरी। भाई मेरे सिर पे बहुत सारा वेट रख दो और आप कोई कहे कि मैंने बहुत ज्यादा आज काम किया है, मैंने कोई वर्क नहीं किया क्योंकि मैं स्टेशनरी कंडीशन में रहा। ठीक है, तो वर्क है क्या सर? वर्क क्या है? वर्क इज डन व्हेन द फोर्स इज प्रोड्यूस मोशन इन अ बॉडी। वर्क क्या है? जब हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाएं और उसमें उसी डायरेक्शन में क्या हो, मोशन हो, तो उसको क्या कहेंगे? वर्क कहेंगे। तो वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स इज causes displacement in the direction of the applied force, in the direction of applied force। applied force जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, अगर उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा तो वर्क डन माना जाएगा। तो क्या माना जाएगा? वर्क डन माना जाएगा। कंडीशन फॉर वर्क डन: force should be applied on the body and body should be displaced। force should be applied on the body and body should be displaced। अगर हम फोर्स लगाएं और बॉडी में डिस्प्लेसमेंट हो तो क्या होगा? वर्क डन होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक चेयर है और मैं क्या करूं, इस चेयर पे एक फोर्स लगाऊं तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, मतलब मैं इस पे क्या कर रहा हूं? वर्क डन कर रहा हूं। क्योंकि मैं जब फोर्स लगाऊंगा तो उसमें उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा तो वर्क डन माना जाएगा। ठीक है, तो क्लियर है कहानी सभी को भाई? अगर हम किसी बॉडी पे क्या लगाएं, एक फोर्स अप्लाई करें, किसी बॉडी पे अगर हम क्या अप्लाई करें, एक फोर्स अप्लाई करें और उसी में डिस्प्लेसमेंट हो उसी डायरेक्शन में, तो हम बोलेंगे कि हमने वर्क डन किया है। तो हमने वर्क डन किया है। समझ में आई कहानी? अब केस 1, अगर हम सबसे पहले बात करें, मैंने इस पे फोर्स लगाया और इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ इतना, एस डिस्प्लेसमेंट हुआ। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? एस डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन इन अ मूविंग बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट। फोर्स
एंड द डिस्प्लेसमेंट, मींस जितना फोर्स हमने लगाया और जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ उनके प्रोडक्ट को क्या कहेंगे, वर्क डन। बोलो समझ में आ गया भाई? जी हाँ, जल्दी से बताते जाना है, समझ में आया कि नहीं, कमेंट करते जाना है, जहां क्लियर ना हो, जहां चीजें समझना है कमेंट बॉक्स में आपको रिप्लाई किया जाएगा भाई, कमेंट बॉक्स में आपको रिप्लाई किया जाएगा ताकि अच्छे से चीजें समझ में आए। केस 2 ये थोड़ा सा क्लास 9th के हिसाब से अभी उतना काम का नहीं है, बिकॉज क्लास 9th में भी आपने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी है, तो थोड़ा सा आप समझ जरूर लीजिए कि जब हम किसी बॉडी पे इंक्लाइंड फोर्स लगाते हैं, इंक्लाइंड फोर्स लगाते हैं तो ये दो कंपोनेंट में टूट जाता है, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, समझ रहा हो ना। तो अब ये वर्टिकल कंपोनेंट हो जाता है साइन थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाता है साइन थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाता है कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा। तो भाई वर्टिकल डायरेक्शन में, जो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स है वो है एफ साइन थीटा, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है, जीरो डिस्प्लेसमेंट है, तो वर्क जो होगा वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स है एफ साइन थीटा और डिस्प्लेसमेंट है जीरो, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो, वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और वहीं अगर हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात करें, किसकी बात करें, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स कितना लग रहा है, एफ कॉस थीटा, और वहीं डिस्प्लेसमेंट क्या है, एस, तो यहां पे जो वर्क डन होगा वो हो जाएगा एफ एस कॉस थीटा, क्या हो जाएगा भाई, एफ एस कॉस थीटा। तो इस तरीके से अगर इंक्लाइंड फोर्स, इंक्लाइंड डायरेक्शन में अगर फोर्स लगता है तो हम ये, अच्छा अब दो तीन चीजें समझ लो, अगर थीटा की वैल्यू आपको दिया रहे, ये अभी के लिए वैल्यू याद रख लो, आपको क्लास जब आप 10th में आएंगे तो ये ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। आपको याद रख लेना है cos 30 की वैल्यू जो कि होता है √3/2, आपको याद रख लेना है cos 60 की वैल्यू जो कि होता है 1/2, आपको cos 90 की वैल्यू याद रख लेना है जो कि होता है 0, आपको याद रख लेना है cos 0 की वैल्यू जो होता है 1, और आपको एक और वैल्यू याद रख लेना है cos 80 जो कि होता है -1। ये वैल्यूज याद रख लो, अगर कभी कभी किसी स्कूल्स में ये पूछ लिया जाएगा तो ये आपको याद रख लेना है, ठीक है ना। और ये थीटा जो है ना वो एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच। चलिए तो हम शुरू करने जा रहे हैं पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो वर्क डन। अगर हम बात करें पॉजिटिव वर्क डन की, तो जिस डायरेक्शन में हम बॉडी पे फोर्स लगाएं और डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में हो तो हो जाता है पॉजिटिव वर्क डन। क्या हो जाएगा भाई, पॉजिटिव वर्क डन। मींस हमारा जो फोर्स लग रहा है किसी भी बॉडी पे, वो फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अगर सेम है तो वर्क डन होगा पॉजिटिव। मींस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में अगर 0 डिग्री का एंगल है तो वो पॉजिटिव वर्क डन माना जाएगा। अब अगर हम बात करें किसकी, नेगेटिव वर्क डन की, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएं और डिस्प्लेसमेंट क्या हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो वो जो वर्क डन होगा वो होगा नेगेटिव वर्क डन। क्या होगा भाई, नेगेटिव वर्क डन होगा। मींस उनके बीच में अगर कितने का एंगल हो, यहाँ पे 180 डिग्री का एंगल हो तो यहां से नेगेटिव वर्क डन होगा। और अगर फोर्स लगाएं और डिस्प्लेसमेंट या तो हो ना, और अगर हो तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो, मींस उनके बीच में एंगल कितना डिग्री का हो, 90 डिग्री, तो वो वर्क डन होता है जीरो वर्क डन। तो सिंपल सी बात याद रख लो कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाए और डिस्प्लेसमेंट अगर उसी डायरेक्शन में है तो वर्क डन होगा पॉजिटिव वर्क डन। क्या होगा, पॉजिटिव वर्क डन। और अगर हम किसी डायरेक्शन में फोर्स लगाएं और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो तो होगा नेगेटिव वर्क डन, और फोर्स लगाएं और डिस्प्लेसमेंट ना हो तो होगा जीरो वर्क डन। क्या होगा भाई, जीरो वर्क डन होगा। बहुत ही शानदार यहाँ पे तरीके से बच्चे समझते जा रहे हैं। यहाँ पे वर्क डन होगा कि नहीं, सर नहीं होगा, क्योंकि कुली भाई साहब जो है फोर्स जो वेट तो रखे हैं, ऊपर वेट तो रखे हैं, लेकिन उसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। दैट मींस जो वर्क डन होगा वो अमिताभ बच्चन जी के द्वारा जो वर्क डन होगा वो जीरो वर्क डन होगा। क्या होगा भाई, जीरो वर्क डन होगा। अब आगे बढ़ जाते हैं, किस में वर्क डन होगा, किस में वर्क डन नहीं होगा। ये हमें बहुत सारी यहाँ पे एक्टिविटीज दी गई हैं, उन्होंने एक्टिविटीज में हमें पहचानना है कि वर्क डन होगा कि नहीं होगा। तो भाई सुमा इज स्विमिंग इज इन अ पॉन्ड, वर्क डन होगा कि नहीं बताना है। अ डंकी इज कैरिंग अ लोड ऑन इट्स बैक, वर्क डन होगा कि नहीं होगा। अ विंड मिल इज फिलिंग वाटर फ्रॉम द बेल, वर्क डन होगा कि नहीं होगा। अ ग्रीन प्लांट इज कैरिंग आउट अ फोटोसिंथेसिस, पता नहीं वर्क डन होना है कि नहीं। तो हम एक एक करके पूरा जो है समझने वाले हैं किस में वर्क डन होगा, किस में वर्क डन नहीं होगा। तो सुमा इज स्विमिंग इन अ पॉन्ड,
सुमा इज स्विमिंग इन अ पॉन्ड। तो भाई वर्क इज डन, सुमा अप्लाइड अ फोर्स टू मूव हरसेल्फ थ्रू द वाटर एंड कॉजिंग अ डिस्प्लेसमेंट। मैं जब स्विमिंग करूंगा तो मैं फोर्स पीछे लगाऊंगा और आगे बढ़ जाऊंगा, हाँ या ना? तो वर्क डन होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा सर, वर्क डन होगा। अ डंकी इज कैरिंग अ लोड ऑन हिज बैक, एक डंकी लोड रखे बैक पे, तो क्या वर्क डन होगा कि नहीं होगा? नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि फोर्स जो लग रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है और मूव कहां कर रहा है? आगे। तो फोर्स नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है। एंगल कितने का? 90 डिग्री का। और जब 90 डिग्री का एंगल बनता है तो वो जो वर्क डन होता है वो जीरो वर्क डन होता है। क्या वर्क डन होता है भाई? जीरो वर्क डन होता है। तो यहाँ पे कोई वर्क डन यहाँ पे नहीं होगा। यहां पे बोला है विंड मिल इज फ्लिंग फ्रॉम अ बेल, तो यहां से अगर बात करें वर्क इज डन, वर्क होगा, क्योंकि द विंड मिल इज अप्लाइड द फोर्स टू लिफ्ट अ वाटर इज कॉजिंग अ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मींस जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में हो रहा है, दैट मींस यहां पे वर्क डन होगा। वर्क डन क्या होगा? डन होगा। नेक्स्ट यहां पे देखिए भाई, नेक्स्ट यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है, अ ग्रीन प्लांट इज कैरिंग आउट अ फोटोसिंथेसिस, नो वर्क डन। नो वर्क इज डन, क्योंकि फोटोसिंथेसिस इन्वॉल्व्स अ केमिकल प्रोसेस। यहां पे कोई फिजिकल प्रोसेस नहीं हो रहा है, मींस कोई फोर्स नहीं लग रहा, और कोई फोर्स नहीं लग रहा है, कोई डिस्प्लेसमेंट भी नहीं होगा, तो यहां पे हम कह सकते हैं नो मैकेनिकल वर्क इज डन, कोई मैकेनिकल वर्क डन यहां पे नहीं होगा, है ना। एन इंजन इज पुलिंग अ ट्रेन, एन इंजन इज पुलिंग अ ट्रेन, एक इंजन जो है एक ट्रेन को खींच रहा है, तो क्या होगा? वर्क डन होगा, क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा वर्क इज डन, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा उसी डायरेक्शन में क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा, तो हम बोल देंगे यहां पे वर्क डन होगा। यहां पे अगर बताएं फूड ग्रेन्स आर गेटिंग ड्राइड इन द सन, सन की एनर्जी में ड्राई हो रहा है, कोई वर्क डन यहां पे नहीं होगा, कोई वर्क डन यहां पे नहीं होगा। वर्क डन हम कब मानते हैं? वर्क डन हम तब मानते हैं जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे क्या लगे, किसी भी ऑब्जेक्ट पे एक डायरेक्शन में फोर्स लगे और उसमें उसी डायरेक्शन में क्या हो? डिस्प्लेसमेंट हो, तो हम बोल सकते हैं कि वहां पे वर्क डन हुआ है, वहां पे वर्क डन हुआ है। तो वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। इज इट क्लियर एवरीवन? यहां तक कहानी क्लियर है सभी को? चलिए, तो भाई ये बता दीजिए क्या यहां पे वर्क डन होगा या फिर नहीं होगा। अ सेल बोट इज मूविंग इज ड्यू टू अ विंड एनर्जी, विंड एनर्जी की वजह से एक सेल बोट आगे मूव कर रही है, तो क्या वर्क डन होगा? तो आपके हिसाब से वर्क इज डन होगा, बिकॉज विंड क्या करेगी? इस पे एक फोर्स लगाएगी, और वो फोर्स लगाएगी जिसकी वजह से वो मूव करेगी, एंड देयर विल बी अ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, और फोर्स की डायरेक्शन में जब डिस्प्लेसमेंट होगा तो इस पे वर्क डन होगा, इस पे वर्क डन होगा। कहानी यहां तक क्लियर है क्या? जल्दी से कमेंट करते जाइए भाई, कमेंट करते जाना है, अपने दोस्तों तक ये वीडियो को पहुंचाना है, क्योंकि अगर आपने ये वीडियो अपने दोस्तों तक पहुंचा दी तो आपको फायदा होगा। बोलो कैसे सर? क्योंकि वो आपकी तारीफ करेंगे कि यार भाई इतना अच्छा कंटेंट कैसे, कहां पे यूट्यूब पे यहां पे मिल गया। तो बिल्कुल विश्वास मानिए, आप इसको भेजिए, अपने दोस्तों तक भेजिए और आप खुद देखिए इसको, है ना। चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं। अ बॉडी इज मूविंग इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, देन वर्क इज डन बाय द फोर्स ऑफ द ग्रेविटी विल बी, मैं कहूंगा जीरो। क्यों? क्योंकि मैं आगे बढ़ रहा हूं, समझना ध्यान से, मैं आगे बढ़ रहा हूं, ग्रेविटी मुझे नीचे खींच रही है, मुझे ग्रेविटी नीचे खींच रही है, मतलब ग्रेविटी फोर्स नीचे लग रहा है, मेरा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में, फोर्स नीचे, डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टली में आगे बढ़ रहा हूं, तो वर्क डन होगा सर जीरो, नो वर्क इज डन, बिकॉज इनके बीच में एंगल कितना बन गया? 90, और cos 90 हमने अभी कितना बताया था आपको? जीरो। मींस जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा डिस्प्लेसमेंट उसकी डायरेक्शन में होगा तो वर्क डन यहां पे माना जाएगा। तो ग्रेविटी के द्वारा जो वर्क डन होगा वो जीरो वर्क डन होगा, याद रख रहे। अगर हम कभी भी आगे मूव करेंगे और ग्रेविटी हमें नीचे की तरफ खींचेगी तो वर्क डन जो होगा वो जीरो वर्क डन माना जाएगा। भाई क्या वर्क डन माना जाएगा? जीरो वर्क डन माना जाएगा, ध्यान रख लेना। जब कोई व्हेन अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ देन वर्क इज डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी। When a body is moving in a circular path, एक बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, बॉडी किस में मूव कर रही है? सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, तो क्या उसमें फोर्स लगेगा? यहाँ पे
क्या उसमें फोर्स लगेगा? तो मैं कहूंगा नो फोर्स, बिकॉज सुन लीजिए, जैसे कभी आपने पत्थर बांध के एक रस्सी को घुमाया होगा, तो रस्सी को जब हम फोर्स लगाते हैं तो क्या पत्थर आपके हाथ की तरफ आता है? नहीं आता ना। वो तो क्या करता है, एक सर्कुलर मोशन करता रहता है, एक सर्कुलर पाथ में मूव करता रहता है। दैट मीन्स सेंट्रीपिटल फोर्स के द्वारा कभी भी कोई वर्क डन यहाँ पे नहीं होगा। तो द सेंट्रीपिटल फोर्स ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल while the displacement of the body is tangential in that circular path. Therefore, the force and the displacement are not perpendicular, means no work is done. यहां पे ध्यान रखना, जब सर्कुलर मोशन होता है तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स एक दूसरे के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। एक दूसरे के क्या होते हैं बेटा? परपेंडिकुलर होते हैं। और यही रीजन है कि यहाँ पे वर्क डन नहीं होता। तो एक दिमाग में बिल्कुल बैठा लो कि जब हम किसी डायरेक्शन में मूव करेंगे तो ग्रेविटी के द्वारा क्या वर्क डन होगा? जीरो वर्क डन। जब कोई चीज सर्कुलर पाथ में मोशन कर रही होगी तो उसके द्वारा वर्क डन क्या होगा? जीरो होगा। एक और आपसे क्वेश्चन, अर्थ के अराउंड मून रिवॉल्व कर रहा है कि नहीं? तो क्या अर्थ मून पे कोई वर्क डन कर रहा है या मून अर्थ पे कोई वर्क डन कर रहा है? तो आपका आंसर होगा सर नो वर्क इज डन। मींस वर्क डन जो होगा अर्थ और मून का वो जीरो वर्क डन में माना जाएगा। किस में माना जाएगा भाई? जीरो वर्क डन में माना जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास ये रहा, अ पर्सन इज कैरिंग अ हैवी लोड ऑन एंड वॉक ऑन अ लेवल रोड, इज एनी वर्क इज डन इज बीइंग इन द केस? आप कहेंगे सर नो वर्क डन, क्योंकि ये लोड तो लिए है, लोड लेके आगे बढ़ रहा है, बट जो फोर्स है लोड का वो नीचे है और डिस्प्लेसमेंट कहां है? आगे है। तो इस केस में भी वर्क डन जो होगा वो जीरो वर्क डन माना जाएगा। इस केस में भी जो वर्क डन होगा वो जीरो वर्क डन माना जाएगा। क्या माना जाएगा भाई? जीरो वर्क डन यहाँ पे माना जाएगा। ठीक है ना? अच्छा, एक और अभी जो आपसे पूछा था अर्थ और मून का या अर्थ और सैटेलाइट का, क्या यहाँ पे वर्क डन होगा? आपका आंसर होगा सर जीरो वर्क डन होगा। क्या होगा आंसर? जीरो वर्क डन। तो ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपको कंफ्यूज करेंगे। एक मार्क्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये पूछे जाएंगे, तो इनको आप ध्यान से पढ़ लेना है। ये बड़ा ही शानदार था यहाँ पे क्वेश्चन है आपके सामने, अ पोर्ट्रेट लिफ्ट अ लगेज ऑफ 50 किलोग्राम। एक लगेज कितना है? 50 किलोग्राम है। भाई एक लगेज का जो मास है वो कितना है? 50 किलोग्राम है। कितना किलोग्राम है? 50 किलोग्राम। फ्रॉम ग्राउंड पुट इज इन हेड ऑफ 1.5 मीटर। कितनी हाइट पे ले रहा है? 1.5 हाइट मीटर पे यहाँ पे ले रहा है ग्राउंड। कैलकुलेट द वर्क इज डन बाय द लगेज। देखो सबसे पहले तो फोर्स निकाल लेते हैं। मास इनटू क्या है? ग्रेविटेशन। मास हो गया 50, ग्रेविटेशन हो गया 10, 500 यहाँ पे न्यूटन हो जाएगा। अब वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेस फोर्स लग रहा है 500 न्यूटन और वहीं डिस्प्लेसमेंट कितना है? 1.5 है। पहले तो एक डेसिमल हटा दो, 50 इंटू हो जाएगा 15। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 15 5 75, 750 यहाँ पे जूल वर्क डन यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया था भाई? 15 किलोग्राम क्या था? सॉरी, यहाँ पे मैंने 50 से कैलकुलेट करना है। आप इसको 50 से कर लो या 15 से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? मैंने 50 के लिए किया है तो यहाँ पे 750 आएगा। आप 15 के लिए करोगे तो वैल्यू अलग हो जाएगी। मास की वैल्यू आप 15 किलोग्राम ले लो, डिस्प्लेसमेंट आप ले लो 1.5 मीटर, फोर्स की वैल्यू आ जाएगी मास इंटू ग्रेविटेशन। मास हो जाएगा 15, ग्रेविटेशन हो जाएगा 10, 150 न्यूटन हो जाएगा और वर्क इज इक्वल टू हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वैल्यू पुट कर देना तो आंसर मिल जाएगा। बड़ा आसान क्वेश्चन है ना? न्यूमेरिकल ऐसे ही है, एनसीईआरटी के अंदर भी इसी टाइप के न्यूमेरिकल आपसे पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, ये भाई साहब देखो यहाँ पे चुन्नीलाल जी बैठे हुए हैं। ये चुन्नीलाल जी सोच रहे हैं कि भाई अगर एक व्यक्ति मींस चुन्नीलाल अगर कितना फोर्स अप्लाई करें? 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करें एक बुक पे, एंड बुक 30 सेंटीमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया और वो बुक जो है उसी डायरेक्शन में 30 सेंटीमीटर मूव करे, तो हाउ मच वर्क वॉज डन बाय चुन्नीलाल जी? तो चुन्नीलाल जी का जो फोर्स है वो कितना है? वो है 10 न्यूटन। कितना न्यूटन है भैया? 10 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट कितना है?
30 सेंटीमीटर। तो कभी भी ध्यान रखना, जब भी वैल्यू सेंटीमीटर में आएगी तो आपको बदलना होगा मीटर में। तो 30 इंटू कर दोगे 10 टू दी पावर -2, या 100 से डिवाइड कर दोगे, या तो 100 से डिवाइड कर दो या 10 इंटू 10 टू दी पावर -2 करो। एक जीरो से जीरो कैंसिल, 0.3 मीटर हो जाएगा। तो वर्क जो होगा, वर्क इज इक्वल टू होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स 10 न्यूटन, यहाँ पे हो जाएगा 0.3 मीटर। तो यहां से डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, तो 3 जूल वर्क डन जो होगा चुन्नी लाल जी के द्वारा, वो कितना जूल वर्क डन होगा? 3 जूल वर्क डन यहाँ पे चुन्नी लाल ने किया है भाई। तो यहाँ पे आप ये बढ़िया सा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते जाना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, फिर से चुन्नी लाल जी यहाँ पे आ गए और ये पूछ रहे हैं कि a force of 5 न्यूटन इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट। कितना फोर्स लगा रहे हैं हम? 5 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं। अब causing to the motion of 3 meters, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 3 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ इन द डायरेक्शन ऑफ, कैलकुलेट द वर्क डन। सर ये तो और आसान हो जाएगा, वर्क इज इक्वल टू हो जाएगा सर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स 5, 3 यहाँ पे 15 न्यूटन, यहाँ पे 15 जूल वर्क डन यहाँ पे हो जाएगा। कितना जूल वर्क डन हो जाएगा? 15 जूल वर्क डन हो जाएगा भैया। अब वर्क बाय स्प्रिंग, अब बिल्कुल सिंपल सी कहानी समझ लीजिए। फोर्स आर डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट, द डायरेक्शंस वर्क डन बाय द स्प्रिंग इज नेगेटिव। मींस जब फोर्स लगाएं और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो यहां पे याद रखना कि जो वर्क डन होगा वो कैसा होगा? नेगेटिव वर्क डन होगा। तो जब स्प्रिंग को क्या किया जाए? कंप्रेस किया जाए। जब स्ट्रेच किया जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट अपोजिट, दोनों ही केस में नेगेटिव वर्क डन होगा। दोनों ही केस में क्या होगा? नेगेटिव। चाहे स्प्रिंग को हम खींचेंगे, चाहे स्प्रिंग को कंप्रेस करेंगे, कंप्रेशन हो या स्ट्रेच हो, कंप्रेशन हो या स्ट्रेच हो, दोनों ही केस में वर्क डन जो होगा वो नेगेटिव वर्क डन होगा। ये आप ध्यान रख लेना है। अब यूनिट्स की बात कर लेते हैं भैया वर्क डन की। अभी हमने बात करी कि वर्क जो होता है फोर्स इंटू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यहाँ पे जो यूनिट होगी वो होगी न्यूटन मीटर। क्या होगी? न्यूटन मीटर। और न्यूटन मीटर को ही हम बोल देते हैं जूल। न्यूटन मीटर को ही हम क्या बोल देते हैं? जूल। तो याद रखोगे आज से वर्क की ऐसा यूनिट क्या होती है सर? जूल होती है। और ध्यान रखना है जो जूल है वो, ये जो वर्क है जो, वो एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है भैया? एक स्केलर क्वांटिटी है। वर्क कैसी क्वांटिटी है? एक स्केलर क्वांटिटी है, ध्यान रखना है आपको। अब 1 जूल इज द अमाउंट ऑफ वर्क। अब क्वेश्चन एग्जाम में आता है कई बार, डिफाइन 1 जूल ऑफ वर्क डन। वर्क डन को डिफाइन करो, 1 जूल वर्क डन को डिफाइन करो। तो भाई 1 जूल जो वर्क डन है इज अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हेन द फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, when the force of 1 Newton is displaced an object by 1 meter, is displaced by object in 1 meter in the direction of force, तो यहां पे उसको 1 जूल वर्क डन। मतलब किसी ऑब्जेक्ट पे अगर हमने 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करा और उसमें डिस्प्लेसमेंट जो हुआ वो 1 मीटर हुआ। डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ भाई? 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो इस कंडीशन में जो वर्क डन होगा वो 1 जूल वर्क डन माना जाएगा। क्या माना जाएगा? 1 जूल। तो 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर हो जाएगा, 1 न्यूटन मीटर जिसको हम बोल देते हैं, याद रखना है। और सीजीएस में जो यूनिट होती है वो होता है डाइन सेंटीमीटर, और डाइन सेंटीमीटर को बोलते हैं अर्ग। डाइन सेंटीमीटर को क्या बोलते हैं? अर्ग बोल देते हैं, ध्यान रखना है। क्या बोल देते हैं? अर्ग। और एक अर्ग जो होता है, ध्यान रखना, यहां पे जो एक अर्ग होता है वो 10 टू दी पावर 7 जूल होता है। ये रिलेशन जरूर याद रख लेना, एक रिलेशन जरूर याद रख लेना। एक अर्ग जो होगा ये होता है 10 टू दी पावर 7 जूल। और एक और याद रखना है 1 न्यूटन इज इक्वल टू होता है 10 टू दी पावर 5 डाइन। ये रिलेशन होता है एसआई यूनिट्स में और सीजीएस यूनिट्स में। एसआई यूनिट्स में और सीजीएस यूनिट में ये दोनों वैल्यूज आप याद रख लेना, कोई कंफ्यूजन यहां पे नहीं होना चाहिए। अब अगर हम बात करें भाई एनर्जी की, अगर हम बात करें अब एनर्जी की, यहां पे वर्क खत्म है, वर्क खत्म है अब यहां पे, ठीक है। वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहां तक कहानी सभी ने पढ़ ली है, समझ ली है, याद कर ली है। अब हम यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं और आगे हम जो आए हैं वो है एनर्जी पे आए हैं।
किस पे आए हैं भाई? एनर्जी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। बिल्कुल ध्यान से चीजों को समझते जाना। एनर्जी क्या है, एनर्जी किस तरीके से काम करेगी, एक एक करके हम यहाँ पे समझ लेते हैं। तो एनर्जी इज डिफाइन एज एबिलिटी, या फिर इसको बोल सकते हैं कैपेसिटी, कैपेसिटी टू डू वर्क। एनर्जी क्या है? कैपेसिटी टू डू वर्क, वर्क के करने की क्षमता। कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी एंड इट्स यूनिट इज सेम एज दैट वर्क। जो वर्क की यूनिट होती है वही एनर्जी की यूनिट होती है। और एनर्जी की कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। वर्क भी कैसा था? स्केलर। यहाँ पे एनर्जी भी कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। तो ध्यान रखना, ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी ऑफ वर्क इज जूल, मींस न्यूटन मीटर, या फिर अगर हम बात करें के ऑफ टीएम, पता नहीं क्या है, आप तो डाइन याद रख लेना, डाइन याद रख लेना, डाइन पर मीटर, डाइन पर सेंटीमीटर, डाइन सेंटीमीटर, न्यूटन का होता है डाइन, डाइन सेंटीमीटर यहाँ पे आ जाएगा। मेनली आपको याद रखना है जूल, मेनली आपको याद रखना है जूल। किसकी यूनिट होती है? जूल, वर्क की। अब यहाँ पे भैया एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि 1 जूल एनर्जी क्या है? 1 जूल एनर्जी इज द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू 1 जूल ऑफ वर्क डन। 1 जूल वर्क डन करने में, क्या 1 जूल वर्क डन करने में जो एनर्जी कंज्यूम होगी वो 1 जूल एनर्जी होगी। तो 1 जूल एनर्जी इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू ऑफ वर्क 1 जूल। 1 जूल वर्क करने में जो एनर्जी होगी वही 1 जूल वर्क डन माना जाएगा, है ना, या 1 जूल एनर्जी माना जाएगा। अब एनर्जी के अलग अलग फॉर्म्स हैं, एनर्जी के अलग अलग फॉर्म्स हैं, ध्यान से सुन लो भैया। एनर्जी के अलग अलग फॉर्म्स हैं। पहला क्या है? काइनेटिक एनर्जी, जो किसकी वजह से होती है? मोशन की वजह से। दूसरा है पोटेंशियल एनर्जी, जो हाइट या पोजीशन की वजह से होती है ना, जो हाइट या पोजीशन की वजह से होती है। वहीं अगर हम बात करें केमिकल एनर्जी, स्टोर्ड इन द सब्सटेंस एंड रिलीज एंड रिएक्शन, मींस यहां पे ध्यान रखना, जो केमिकल रिएक्शंस की वजह से एनर्जी पॉसेस हो उसको केमिकल एनर्जी। हीट एनर्जी, energy is a form of hot objects or a particle moving faster, means होता क्या है एक्चुअल में हीट में, हीट का कॉन्सेप्ट समझ लें थोड़ा सा। जब हम बॉडी को रब करते हैं तो क्या होता है, इसमें मोशन होने लगता है पार्टिकल्स का, और जब पार्टिकल मूव करते हैं तो उसमें एक एनर्जी को रिलीज करते हैं जिसको हीट एनर्जी कहते हैं। तो मोशन की वजह से, इंटरनल एनर्जी की वजह से जो एनर्जी होती है उसको हीट एनर्जी। लाइट, एनर्जी ऑफ द लाइट सोर्स लाइक सन एंड बल्ब, ये सब लाइट एनर्जी के अंदर माना जाएगा। साउंड एनर्जी, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स की वजह से। भाई मैंने यहाँ पे क्लैप करा, मैंने क्लैप करा तो क्लैप में क्या हुआ? वाइब्रेशंस आए, वाइब्रेशन की वजह से जो एनर्जी हो रही है दैट इज कॉल्ड साउंड एनर्जी। और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स के मोशन की वजह से, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो एनर्जी पॉसेस होगी उसको क्या बोल देंगे भाई? इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोल देंगे। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। क्या होता है भैया काइनेटिक एनर्जी? तो काइनेटिक एनर्जी मतलब जो ऐसी एनर्जी किसी बॉडी में आ जाए जो उसके मोशन की वजह से। तो मैंने अभी आपसे बात करी थी, काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन, ड्यू टू इट्स मोशन। जो मोशन की वजह से एनर्जी पॉसेस हो उसको क्या कह देंगे? काइनेटिक एनर्जी कह देंगे, वेदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। और काइनेटिक एनर्जी जो होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, ऑलवेज पॉजिटिव, एंड डिपेंड्स ऑन द मास एंड द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किस किस पे डिपेंड करता है? मास पे और वेलोसिटी। जो इक्वेशन होती है काइनेटिक एनर्जी की, ये इक्वेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। काइनेटिक एनर्जी की जो इक्वेशन होती है हाफ ऑफ mv² होती है सर, हाफ ऑफ mv² होती है, जहां पे m होता है मास, v होता है वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो हाफ ऑफ mv² याद रखोगे कि आप सभी लोग? बहुत ही बढ़िया, याद रखना है। हाफ ऑफ क्या होता है? mv² होता है। अब इसके लिए डेरिवेशन हम कर लेते हैं। तो हमने मान लिया, हमने कंसीडर कर लिया कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है? m है, और इनिशियल वेलोसिटी किसके साथ मूव कर रहा है? u के साथ। एंड व्हेन द कांस्टेंट फोर्स F एक्ट ऑन इट्स
ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस एस एंड वर्क इज डन, W इज इक्वल टू एफ एस। W इज इक्वल टू क्या होगा, एफ एस होगा। W इज इक्वल टू क्या होगा, एफ एस होगा। अब वर्क इज कॉज द ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम U टू V। वेलोसिटी कहां से कहां होगा, U से V। And when the acceleration are produced, the kinetic energy is work done is changing the velocity of an object। अब ध्यान से सुनना, हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जानते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s, तो s इज इक्वल टू जो होगा वो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a होगा। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन क्या होगा, 2a होगा। अब न्यूटन सेकंड लॉ कहता है भैया F इज इक्वल टू एम ए। F इज इक्वल टू क्या होगा, एम ए, और F की वैल्यू को रख दो वर्क में। F की वैल्यू को कहां रख दो, वर्क में, और वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की वैल्यू क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन, और S की वैल्यू है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। लेकिन सर u तो है 0, इनिशियली तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में था, और रेस्ट में था तो u को 0 रख दिया, बचा भी m, a से a कट गया, अपॉन 1/2 बचा m v स्क्वायर, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ m v स्क्वायर। क्या समझ में आ गया आप सभी को? मैं जल्दी से एक बार फिर से समझा रहा हूं, मैंने कहा कि हमने मान लिया कि भैया लेट एनी ऑब्जेक्ट आर इनिशियली एट रेस्ट, आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इट्स वेलोसिटी बिकम्स v। तो वर्क डन जो होगा वो फोर्स इनटू क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। न्यूटन सेकंड लॉ से F इज इक्वल टू क्या होगा, एम ए होगा, और एम ए जब हम इसमें रखेंगे तो W इज इक्वल टू क्या होगा, एम ए एस होगा। अब हम जानते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस क्या होगा, 2as। सर लेकिन u तो इनिशियली हमने किस में लिया था, रेस्ट में, तो v स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2as। तो यहां से as की जो वैल्यू आएगी वो v स्क्वायर अपॉन क्या आएगी, 2 आएगी। इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन 1 में, तो जब हम पुट करेंगे 1 में तो यहां से वर्क इज इक्वल टू होगा m v स्क्वायर अपॉन 2, और दैट वर्क इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, सो दैट काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ ऑफ m v स्क्वायर। याद रख पाओगे, स्क्रीनशॉट ले लो, सॉल्व कर लेना, एग्जाम में 100% आना है। व्हाट डू यू मीन बाय काइनेटिक एनर्जी, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर इट। एग्जाम में आप विश्वास मानिए, यहां से क्वेश्चन 100% बनने वाला है, 100% बनने वाला है। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है भैया, वर्क एनर्जी थ्योरम बिल्कुल छोटा सा स्टेटमेंट है, 9th क्लास में वैसे नहीं आता है, लेकिन फिर भी याद रख लो कि जो वर्क होता है किसी भी बॉडी पे, जो वर्क डन होता है, जो वर्क हम अप्लाई करते हैं, तो जो वर्क डन होगा वो वर्क डन जो होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। किसके बराबर होता है वर्क डन, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को हम क्या कह देते हैं, वर्क डन कह देते हैं, और ये डेल के बराबर होता है। डेल यहाँ पे रेट ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम इज आल्सो नोन एज प्रिंसिपल ऑफ वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी, मींस स्टेट दैट टोटल वर्क डन बाय द सम ऑफ ऑल द force acting on the particles is equal to change in the kinetic energies of that particle. It can be written in the form of W is equal to del K, और del K means final kinetic energy minus initial kinetic energy. That is called work energy theorem. बहुत ध्यान से पढ़ लेना, 2 मार्क्स में यहाँ पे क्वेश्चन आने के चांसेस बन जाते हैं, ठीक है ना। चलिए तो क्वेश्चन शुरू करते हैं भाई। क्वेश्चन पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ, क्वेश्चन पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है, जल्दी से क्वेश्चन पढ़ें क्या यहां पे लिखा हुआ है। इफ बोथ द मास एंड द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर डबल, व्हाट विल बी द न्यू काइनेटिक एनर्जी कंपेयर टू द ओरिजिनल। अगर हम मास को और वेलोसिटी दोनों को डबल कर दें, देखिए शुरुआत में काइनेटिक एनर्जी क्या था, हाफ ऑफ m v स्क्वायर। अब हमने कहा कि हमने मास को भी डबल कर दिया और हमने वेलोसिटी को भी डबल कर दिया, मतलब ये फाइनल वाली है। अब हम अगर न्यू काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो m v स्क्वायर आ जाएगा डैश के साथ, और m डैश की वैल्यू है ट्वाइस ऑफ m, m डैश की वैल्यू क्या है, ट्वाइस ऑफ m, और v की वैल्यू भी क्या है, ट्वाइस ऑफ v, 1/2 हो जाएगा।
1/2 हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। तो यहां पे 1/2, यहां से 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी कितना होगा 8 mv²। तो यहां से 1/2 mv² को हमने क्या बोला इनिशियली, तो 8 काइनेटिक एनर्जी, पुरानी काइनेटिक एनर्जी से न्यू काइनेटिक एनर्जी 8 टाइम्स हो जाएगी भाई। कितने टाइम्स हो जाएगी, 8 टाइम हो जाएगी, 8 टाइम हो जाएगी, ध्यान रखना है। कितने टाइम्स हो जाएगी, 8 टाइम्स। गड़बड़ तो नहीं करो, गड़बड़ तो नहीं करोगे, ध्यान रख लेना। अब कह रहा है इफ द मास इज केप्ट कांस्टेंट, मास को वही का वही रखा, मास में कोई चेंज नहीं किया, लेकिन वेलोसिटी को ट्रिपल कर दिया, वेलोसिटी को क्या कर दिया, ट्रिपल कर दिया, तो नई काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो हाफ ऑफ क्या होता है भैया mv², और मास वेलोसिटी को क्या कर दिया 3v कर दिया, 3 3 जा क्या हो जाएगा 9, तो 9 हाफ ऑफ mv² हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9 mv² हो जाएगा, 9 गुनी एनर्जी हो जाएगी, क्या हो जाएगी 9 टाइम्स हो जाएगी एनर्जी, है ना, 9 टाइम्स। यहां पे कितना होगा 8 टाइम्स होगा। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना, प्लीज इसको आप ध्यान से पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, अ बुलेट ऑफ मास 0.02 किलोग्राम, मास कितना है भाई 0.02 किलोग्राम, विथ अ वेलोसिटी ऑफ 400 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी कितना है 400 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बुलेट। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बुलेट जो होगा हाफ ऑफ होगा mv², हाफ, मास कितना है 0.02 और वेलोसिटी जो है वो है 400। तो अब अगर हम इसको देखें तो 2 जीरो तो ये हट जाएंगे, 2 जीरो तो ये हट जाएंगे, तो यहां से बचेगा 0, 2 अकेला बचेगा और यहां पे बचेगा 4, 2 से 2 कैंसिल, 4 जूल आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी। कितना एनर्जी हो जाएगा 4 जूल हो जाएगा। मास था 0.02 किलोग्राम, वेलोसिटी थी 400, लेकिन यहां पे वेलोसिटी को हमें इंटू 400 2 टाइम लिखना पड़ेगा, 400 2 टाइम्स लिखना पड़ेगा, यहां पे 400, तो यहां से आएगा 0.02, 2 जीरो ये हटा दिए, यहां पे बचा 2 से 4 चौके 1600 जूल आएगा, 1600 जूल आएगा, 1600 जूल हो जाएगा। कर लोगे क्या, बहुत ही बढ़िया, 1600 जूल है ना। अगला क्वेश्चन हम करते हैं भाई, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, आप यहां पे देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, अ कार इज वेइंग 10,000 मींस 1000 किलोग्राम, मास कितना देके रखा है 1000 किलोग्राम, ट्रेवलिंग विद द वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, स्टॉप एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर, कितनी डिस्टेंस के बाद स्टॉप हो जाता है 50 मीटर, एस कितना है 50 मीटर है, एंड डीएक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली, व्हाट इज वर्क डन बाय द ब्रेक, ब्रेक के द्वारा वर्क डन कितना किया जाएगा, इनिशियली कितना था m। तो देखो सुनो 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 सुनो, अब यहां पे अगर हम एक्सेलरेशन वर्क, देखो हमें क्या फाइंड करना है यहां से, व्हाट इज वर्क, वर्क इज इक्वल टू क्या होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू क्या होगा डिस्प्लेसमेंट। तो अब हम अगर एक्सेलरेशन निकालना है, ए इज इक्वल टू होगा v माइनस यू अपॉन टी, फाइनल वेलोसिटी क्या है 0, इनिशियली क्या है, इनिशियली क्या है 30, कितने टाइम बाद, टाइम की वैल्यू भी यहां पे नहीं है, टाइम की, एक काम करो ना, कुछ मत करो यहां पे, आप इसको क्या करिए, 1 मिनट, इसको आप करिए, वर्क डन का फॉर्मूला यहां पे लगाइएगा, हाफ ऑफ m v² माइनस हाफ ऑफ m u², है ना। अब फाइनल तो हो गया 0, फाइनल तो वर्क डन हो गया 0, इनिशियली मास कितना है 1000 है, u कितना है 30 है, सॉल्व कर लो आपको आंसर मिल जाएगा, आपको आंसर मिल जाएगा, ये हो जाएगा यहां से 15, 15 × 3 = 45, 1000 और 45 आ जाएगा, मतलब 450 आंसर आ जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा प्लीज, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत आसानी से आपको आंसर यहाँ पे मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन में, 2 बॉल्स ए एंड बी, 2 बॉल्स हैं ए और बी, 2 बॉल्स हैं ऑफ मास 5 किलोग्राम एंड 10 किलोग्राम रिस्पेक्टिवली, बॉल ए मूव विद द वेलोसिटी ऑफ व्हाट, ए किस वेलोसिटी से मूव करे, देखो ए का मास कितना है, ए का मास है सर
5 किलोग्राम। ए कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है? वेलोसिटी ऑफ ए कितना है? 15 मीटर पर सेकंड। और वहीं अगर हम बात करें बॉल बी का जो मास दिया है, मास ऑफ बॉल बी, ये है 10 किलोग्राम और कितनी वेलोसिटी से मूव कर रही है? 10 मीटर पर सेकंड से। जो बॉल बी है वो कितनी वेलोसिटी से? 10 मीटर पर सेकंड से यहां पे मूव कर रही है। ठीक है। विच बॉल हैज मोर काइनेटिक एनर्जी? विच बॉल हैज मोर काइनेटिक एनर्जी? तो सर काइनेटिक एनर्जी ऑफ ई निकाल लेते हैं पहले तो। हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। मास, मास कितना था? 5 किलोग्राम। वेलोसिटी कितना था? 15 इंटू 15। सर यहां से हो जाएगा 225 इंटू 5 मीन्स 2.5। एक तो मल्टीप्लाई कर लो यहां से, ये हो जाएगा 225 इंटू 5 अपॉन 2 करना पड़ेगा, है ना, 1/2। तो 5 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से इसका मल्टीप्लाई तो 5 5 जा 25 की 5 कैरी आ जाएगा 2, 5 2 जा 10 और 2 12, 2 कैरी बना जाएगा 5 2 10 और 11 और अपॉन में आएगा 2, 2 पंचे 10, 10 एक बचेगा, 2 6 12 हो जाएगा और फिर आएगा 2 दूनी 4 और फिर एक बचेगा, 2 पंचे 10, तो 562 जूल। अब इसका निकाल लेते हैं भाई, काइनेटिक एनर्जी दूसरे का निकाल लेते हैं। हाफ ऑफ क्या है यहाँ पे? एम वी स्क्वायर। मास कितना है सर? 10 और यहाँ पे वेलोसिटी कितना है? 10 इंटू 10, यहां से हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 500 जूल। ये 562 जूल है पहले वाले का ये। तो किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी? तो किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी? बॉल ए की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। बॉल ए की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी बॉल बी के कंपैरिजन में। क्या क्लियर है यहाँ पे? बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे बहुत ही शानदार तरीके से आप लोग सॉल्व करते जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। अ मासेस ऑफ स्कूटर एंड द बाइक, मास ऑफ स्कूटर एंड मास ऑफ बाइक का जो रेशियो दिया है वो दिया है 2:3। कितना दिया है? 2:3। बट बोथ आर मूविंग विद द सेम वेलोसिटी। दोनों की वेलोसिटीज क्या है? सेम है, जो कि है 108 किलोमीटर पर आवर। कंपेयर द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी। तो भाई काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। किसकी? स्कूटर की बात कर लेते हैं अपन, अभी स्कूटर की बात कर लेते हैं। वहीं अगर हम काइनेटिक एनर्जी किसकी बात करें? बाइक की बात करें तो हाफ ऑफ एम बाइक और वेलोसिटी ऑफ बाइक। दोनों की वेलोसिटीज कैसी हैं? सेम है। दोनों की वेलोसिटीज क्या है? सेम। जे कट जाएगा, जे कट जाएगा, तो इनका रेशियो जो है मास को उसका वो है 2:3। तो यहाँ पे इनकी काइनेटिक एनर्जीज का जो रेशियो होगा वो भी 2 यहाँ पे 3 होगा। तो भाई क्लियर है सभी को क्वेश्चन? चलिए बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पे इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है भाई। व्हाट इज द वर्क डन रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ कार फ्रॉम 36 किलोमीटर टू 72 किलोमीटर एंड द मास ऑफ द कार इज 15। भाई सुनिए ध्यान से। इनिशियली वेलोसिटी कितनी है आपके पास? इनिशियली जो वेलोसिटी है वो 36 किलोमीटर पर आवर है और कभी भी हमें किलोमीटर पर आवर में दिया रहता है वैल्यू, आप सबको पता है। हम क्या करते हैं इसमें 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। 18 दूनी 36, 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। वहीं सर फाइनल वेलोसिटी जो होना है वो होना है 72 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे भी 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। क्या हो जाएगा? 20 मीटर पर सेकंड। तो वर्क डन होता है हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ एम यू स्क्वायर। अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें। मास सब कार का कितना है? 1500 है, उसको बाहर ले लेंगे। वी स्क्वायर, वी क्या है? 20 और यू क्या है? 10 है। इसको थोड़ा सा सॉल्व करें अगर हम, तो यहां से हो जाएगा ये कट के दो, यहां से 2 सत्ते 14, 1 2 पंचे 10, 2 7 जा 14, 1 बचेगा, 2 5 जा 10, 1 7 50 आ जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा 20 और 10 30, 20 और 10 कितना हो जाएगा? 30 और 20 में से 10 जाएगा, 10 बचेगा। तो यहां से 75 का 10 से मल्टीप्लाई कर लो। 75 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां से 3 5 15, 5 1 3 7 21 और 1 22, 225 आ जाएगा।
3 5 15, 5 हो जाएगा, एक बचेगा और 3 7 21 और 1 22 और 1 2 3 जीरोस यहां पे लगा देंगे, इतना जूल वर्क डन हो जाएगा। हाँ या ना? वर्क डन रिक्वायर्ड मींस अगर किसी मास को कितने से 300, एक कार को 1500 किलोग्राम की है, अगर 36 किलोमीटर से पर आवर से 72 किलोमीटर पर आवर पे लेके आना है तो आपको कितना जूल वर्क डन करना पड़ेगा? 22500 जूल, जो कि बहुत ज्यादा वर्क डन होगा। इतना वर्क डन हमें यहाँ पे करना पड़ेगा। सॉल्व करते जाएंगे साथ साथ में। अब हम चलते हैं पोटेंशियल एनर्जी की तरफ। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी। तो सर पोटेंशियल एनर्जी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैज ड्यू टू पोजीशन, प्रॉपर्टीज और फोर्स एक्टिंग ऑन इट आर अलाउड टू ऑब्जेक्ट्स मोर वर्क। एक ऐसी एनर्जी, आप बिल्कुल आप सर ये डेफिनेशन याद करेंगे? नहीं, मैं कहूंगा वर्क जो है कहां पे? किसी भी चीज को नीचे से ऊपर तक लिफ्ट करने में, उसको क्या कह देंगे यहाँ पे? पोटेंशियल एनर्जी। तो द एनर्जी possessed by a body due to its position is called potential energy। क्या कहलाएगी? पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी सर, पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। ध्यान रखना है, क्या कहेंगे हम इसको? पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। और ये पोटेंशियल एनर्जी जो होगा उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है mgh। पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है mgh। क्या होता है भाई? mgh। सर एग्जांपल बताइए क्या क्या है? तो भाई रोलर रोस्ट एट द हाईएस्ट पॉइंट, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। यहां पे अगर हम बात करें तो डैम्स के अंदर जो एनर्जी होती है वो भी किस फॉर्म में होती है? पोटेंशियल एनर्जी। एक एप्पल का ट्री है तो जो एप्पल के अंदर एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी है। जब हम आर्चरी से आर्च करते हैं, खींचते हैं उसको, तो जो एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। एक गुलेल जो होता है उसके अंदर भी कौन सी एनर्जी होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है। ये सारे एग्जाम्पल्स जो है बेटा, केवल स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये जो सारे एग्जाम्पल्स हैं ये किसके एग्जाम्पल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी के एग्जाम्पल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब हम थोड़ा सा डेरिवेशन की बात कर लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी के। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा भाई? अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, जिसका मास क्या है? हमारे पास m है, और अब हमने कंसीडर करा कि ऑब्जेक्ट जिसका मास क्या है बेटा? m है, और इसको कितनी हाइट पे ले जा रहे हैं? h हाइट पे। कितनी हाइट पे? h हाइट पे। तो इसका जो वेट होगा F इज इक्वल टू क्या होगा? mg। जो फोर्स लगेगा, तो फोर्स हो गया mg और डिस्प्लेसमेंट हो गया कितना? h। तो क्या हो जाएगा? mgh। फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहाँ से? mgh फॉर्मूला यहां से बन जाएगा। फोर्स जो वर्क डन होता है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। mgh आप याद रखना है, mgh वर्क डन आपको याद रखना है। ठीक है ना? तो एनर्जी जो होगा वो क्या होगा? mgh हो जाएगा। ठीक है ना? आगे बढ़ जाते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ हाइट। ठीक है, तो वर्क इज डन टू रेजिंग एन ऑब्जेक्ट from the ground to a certain point against the gravity is called potential energy। फॉर्मूला तो सबको याद ही होगा, क्या होता है? mgh होता है। क्या होता है? mgh होता है। तो the potential energy is depends on the chosen reference level और ground level और zero level, है ना? अगर ग्राउंड लेवल पे बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो जीरो होगी। क्या होगी? जीरो होगी। क्यों? क्योंकि सर अगर H जीरो होगा तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो भी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। ध्यान रखना है, क्या होगा? जीरो ग्राउंड लेवल पे। और जितना ज्यादा हाइट पे जाएंगे पोटेंशियल एनर्जी उतनी ज्यादा। अब वो पाथ कुछ भी हो, चाहे हम फर्स्ट पाथ को फॉलो करें चाहे सेकंड पाथ को फॉलो करें, दोनों ही केस में जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो बिल्कुल सेम होगी सर। चाहे इस पाथ को फॉलो करो चाहे इस पाथ को फॉलो करो, हमें ये देखना है कि कितनी हाइट पे हम ऑब्जेक्ट को ले गए हैं। तो जितनी हाइट पे हम ऑब्जेक्ट को ले जाएंगे उस हाइट पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हमेशा mgh होगी। तो ये अभी और एग्जांपल्स हो गए, अभी मैंने एग्जांपल्स बताए थे, अभी ये कुछ और एग्जांपल्स हो गए, एक्स्ट्रा एग्जांपल्स। तो व्हेन एन आर्चर रिलीज एन एरो, द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज स्टोर्ड and ballisting to convert into the kinetic energy।
जैसे ही हम इसको खींचेंगे तो उसमें जो इलास्टिसिटी की वजह से एक एनर्जी पजेस हुई, वो एक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हुई, और जब हम छोड़ेंगे तो वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। किस में कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में यहां पे कन्वर्ट हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। When someone is jump on a trampoline, आपने देखा होगा वो मेले में आजकल बच्चों को ट्रम्पलिन होते हैं जिसमें बच्चा जो है जंप करता है, तो जितना ज्यादा उस पे जंप करेंगे तो वहां पे भी इलास्टिसिटी की वजह से एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी और स्ट्रेच होकर एक एनर्जी यहाँ पे मोर वर्क डन करने में हेल्प करेगी। When the ball is hit on a string of the rocket, रैकेट जो होता है, रैकेट पे जो बॉल घलती है तो वहां पे भी एक इलास्टिसिटी की वजह से एक एनर्जी स्टोर होती है जिसको हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ये कुछ और एग्जांपल्स हैं, इनको एक बार रीड कर लीजिए। ये सारे एग्जांपल्स किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? पोटेंशियल एनर्जी को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या कह रहा है क्वेश्चन? एक बार क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। फाइंड द वर्क डन required to raise an object from the object of mass 6 kg to the height of 15 meter, then bring down to the height of 5 meter. Find the net work done. भाई net work done तो क्या बोला यहां से? 6 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है ना, हमें वर्क डन निकालना है। From find the work done required to raise an object of mass 6 kg to a height of 15 meter. Then bring down to 5 मीटर। भाई सबसे पहले हम उसको कितने मीटर पे ले गए? 15 मीटर पे ले गए, ठीक है ना, 15 मीटर पे। और फिर उसको कहां लेके आए हम? कहां पे लेके आए? हाइट ऑफ 5 मीटर डाउन। ब्रिंग इट डाउन टू द हाइट ऑफ 5 मीटर, 5 मीटर डाउन लेके आए, ऊपर से 5 मीटर। टोटल हाइट कितनी बची यहाँ पे? 10 मीटर। तो अब नेट हाइट जो है वो कितनी है? 10 मीटर है। वर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? mgh हो जाएगा। मास है अपने पास कितना ग्राम? 6 10 और हाइट यहाँ पे 10 रख देंगे तो 600 जूल वर्क डन यहाँ पे हो जाएगा। 600 जूल वर्क डन यहाँ पे हो जाएगा, ध्यान रखना। 600 जूल यहाँ पे वर्क डन। कितनी हाइट पे ऑब्जेक्ट है? ये हाइट मैटर करती है। पहले 15 ले गए, फिर 5 नीचे ले आए तो 10 हाइट बची, तो 10 हाइट पे देख लो वर्क डन कितना होगा, वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। An object of mass 10 kg is raised to height 6 meter and calculate the potential energy passes by the object। ये तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन हो जाएगा। कैसे सर आसान? सर ऑब्जेक्ट का मास कितना है हमारे पास? 10 किलोग्राम। कितना है? 10 किलोग्राम। और कितनी हाइट पे इसको ले जा रहे हैं हम? 6 मीटर पे ले जा रहे हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगा, पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो होगा mgh। क्या होगा? mgh। मास कितना है? 10, g कितना है? 10, h कितना है? 6। तो यहां से अगर हम बात करें तो 600 जूल यहां पे हो जाएगा। कितना जूल हो जाएगा? 600 जूल यहां पे हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी भाई? 600 जूल यहां पे हो जाएगी। कोई दिक्कत यहां पे नहीं होना है, यहां पे कोई दिक्कत नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? अ बैग ऑफ व्हीट 20 किलोग्राम 200 kilogram. What is the height should it raised so that the potential energy will be? देखो भाई पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh। पहले से पोटेंशियल एनर्जी कितना देके रखा है? 9800 जूल हो जाएगा। मास कितना है? 200 है। g कितना है? 10 है। h हमें निकालना है, तो h निकालने के लिए यहां 9800 के अपॉन में 200 इंटू 10 कर लो, ठीक है। अब अगर हम बात करें 20 से 20 तो इनको कैंसिल कर दो भाई, 2 से इसको कट कर दो। 2 4 जा क्या हो जाएगा? 8, 1 बचेगा, 2 9 सा 18, 49 अपॉन हो जाएगा 10 मींस 4.9 मीटर आ जाएगा। 4.9 मीटर आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 4.9 मीटर आ जाएगा, ठीक है। देखो बच्चों बिल्कुल ध्यान से आपको पढ़ना है। एग्जाम्स का टाइम बिल्कुल आपके नजदीक है। आप जितना टाइम आप पढ़ाई को देंगे आप रिजल्ट जो है उतना अच्छा होगा, ठीक है। अपने ऊपर विश्वास रखिए। आप समझ लीजिए कि हम अच्छे से चीजों को कर लेंगे। अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है ना, तो विश्वास मानिए
अगर आपके पास एग्जाम के दिन 50 दिन बचे हैं ना, तो आप 50 दिन में कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो बिल्कुल अच्छे तरीके से जी जान से लग जाइए और बेहतरीन तरीके से जो है पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए, बिल्कुल, है ना। चलिए, ये क्वेश्चन अब आपके लिए होमवर्क है, आपको करना है। ये 2-3 क्वेश्चंस आप कर लेना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो बड़ा अच्छा स्टेटमेंट आप सभी याद करते हैं और बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है, छोटी क्लासेस में भी बताया जाता है कि एनर्जी कैन नाइदर क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉयड, energy can neither create nor destroy, it can be converted from one form to another, या it can be transmitted from one form to another form। तो एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करते हैं, और यही क्या है भाई, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। जब हमने इसको खींचा तो एनर्जी जो स्टोर हुई वो क्या हुई, पोटेंशियल एनर्जी। क्या स्टोर हुई, पोटेंशियल एनर्जी। जब हमने इसको छोड़ा तो ये पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हुआ, काइनेटिक एनर्जी में। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किस में चेंज हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रहा है। तो ध्यान रखना, तो है ना। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉय, इट कैन हाउएवर इट कैन बी ट्रांसफर या कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। समझ रहा हो ना, समझ रहा हो ना। एक फॉर्म से एनर्जी को दूसरे फॉर्म में चेंज करते हैं तो उसको क्या बोल देते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोल देते हैं। ठीक है, अब यहां पे एक छोटा सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कंजर्वेशन ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी। देखिए, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे गिराते हैं तो हर पॉइंट पे जो पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी होती है उनका सम हमेशा कांस्टेंट होता है। तो एट स्टार्टिंग पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, mgh। इनिशियली ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, 0। तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, mgh। टोटल एनर्जी क्या होगा, mgh। अब ड्यूरिंग द फॉल जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज होती जाएगी। जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरेगा तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो डिक्रीज होगी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस हो जाएगी, वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। और जैसे ही ग्राउंड पे पहुंचेगा, जैसे ही ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे पहुंचेगा तो पोटेंशियल एनर्जी 0, क्योंकि h 0 होगा, और जो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम एनर्जी होगी। तो टोटल एनर्जी अगेन क्या हो जाएगा, mgh हो जाएगा। तो ध्यान रखना, जो टोटल एनर्जी है वो कैसा है, फ्री फॉल के दौरान कांस्टेंट है। मींस पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी हमेशा क्या है, कांस्टेंट है, और इसी को क्या बोल देते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन। मैकेनिकल एनर्जी जो है पोटेंशियल और काइनेटिक, अच्छा ये तो सबको पता होगा, पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी के सम को हम क्या कह देते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। और हर पॉइंट पे जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो हमेशा क्या होती है भाई, कांस्टेंट होती है, ये ध्यान रखना है ना। कैसे एनर्जी किस फॉर्म में कन्वर्ट होती है, एक बार इसको जल्दी से रीड कर लीजिए, इसको जल्दी से एक बार रीड करिए भाई। टॉर्च केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से लाइट एनर्जी, लाइट से हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। पेंडुलम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आपस में चेंज हो रहे हैं। लाउड स्पीकर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहा है, साउंड में। माइक्रोफोन साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। बर्निंग फ्यूल केमिकल एनर्जी को हीट और लाइट एनर्जी में। बॉडी मेटाबॉलिज्म, बॉडी मेटाबॉलिज्म के जो होता है केमिकल एनर्जी, फूड को किसमें, थर्मल एनर्जी में। इलेक्ट्रिक बल्ब जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में। तो इस तरीके से एनर्जी क्या होती है, ट्रांसफॉर्म होती है, एनर्जी ट्रांसफर्ड होती है, एनर्जी कन्वर्ट होती है। इसको क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या बोलते हैं भाई, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोल देते हैं। ठीक है ना। Two masses m and 2m are dropped from the height h and 2h on reaching the ground. Which one have the greater kinetic energy and why? दोनों, एक का मास क्या है, m है, एक का मास क्या है, m है, दूसरे का मास क्या है, 2m है। ठीक है, एक की हाइट क्या है, एक की हाइट क्या है, h है, और दूसरे की हाइट क्या है, 2h है। दूसरे की हाइट क्या है, 2h है। किसमें ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, विच हैव द ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी एंड व्हाई? तो जब दोनों जब स्ट्राइक करेंगे तो उनपे एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम होगा। तो ग्राउंड पे रीच करने में दोनों में काइनेटिक एनर्जी क्या होंगी,
सेम होगी, कोई चेंज यहां पे नहीं होगा। ठीक है ना। जल्दी से इसको एक बार समझ लीजिए। यहां पे ये कुछ क्वेश्चंस आपको करने हैं सॉल्व। अब हम आगे बढ़ जाते हैं पावर की तरफ। यहां पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पावर। तो पावर क्या है भाई? पावर इज डिफाइंड एज रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर इज डिफाइंड एज रेट ऑफ डूइंग वर्क एंड इट्स इक्विवेलेंट टू अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट ऑफ टाइम। तो पावर का डेफिनेशन याद रख लेना है। पावर इज इक्वल टू होता है बेटा वर्क अपॉन टाइम। P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी। P इज इक्वल टू क्या होता है? W अपॉन टी। W है यहां पे जूल और टाइम क्या है? सेकंड, तो जूल पर सेकंड यहां पे आ जाएगा। कोई आपसे पूछे 1 वॉट को डिफाइन करिए, कोई आपसे पूछे 1 वॉट को डिफाइन करिए, तो 1 वॉट क्या है? इट इज डिफाइंड एज पावर रिक्वायर्ड टू डू 1 जूल ऑफ वर्क डन पर सेकंड। 1 जूल वर्क डन, अगर 1 सेकंड लगता है वर्क डन करने में, कितना? 1 जूल वर्क डन को अगर 1 सेकंड लगता है, तो यहां पे ध्यान रखना है वो जो पावर होगा वो 1 वॉट ऑफ द पावर होगा। ध्यान रखना क्या होगा? 1 वॉट ऑफ द पावर होगा। और एट लार्जर रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड आर मेजर्ड इन द किलोवाट। किसमें होगा? किलोवाट में होगा, लार्जर यूनिट्स को। तो किलोवाट जो होता है वो होता है 1000 वॉट। क्या होता है? 1000 वॉट होता है, या फिर 1000 जूल पर सेकंड हम यहां पे बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? 1000 जूल पर सेकंड हम यहां पे बोल सकते हैं। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं आगे। एवरेज पावर। एवरेज पावर क्या होता है? इज कैलकुलेटेड बाय द डिवाइडिंग ऑफ टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द टोटल टाइम टेकन। इट्स कॉल्ड एवरेज पावर। ये फॉर्मूला याद रख लेना। पावर इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी। अ लैंप कंज्यूम्ड कितना जूल? 1000 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन 10 सेकेंड्स। व्हाट इज द पावर? तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है भाई? W अपॉन टी, है ना। अब W कितना है अपने पास? वो है 1000 जूल, और टाइम कितना है अपने पास? 10 सेकेंड्स। एक जीरो कट जाएगा तो 10 वॉट आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 वॉट हो जाएगा। 100 वॉट, सॉरी माफ कीजिए। कितना वॉट हो जाएगा? 100 वॉट हो जाएगा। P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी। वर्क कितना है? एनर्जी कितना कंज्यूम करे? 1000 जूल कंज्यूम करें। 1000 जूल अपॉन यहाँ पे 10 सेकेंड्स हो जाएगा। डिवाइड करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है, दैट इज कमर्शियल यूनिट ऑफ द एनर्जी। कमर्शियल किलोवाट आवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ध्यान रखना। कमर्शियल यूनिट क्या है भाई? यहाँ पे कमर्शियल यूनिट जो है दैट इज किलोवाट आवर। किलोवाट आवर। द जूल इज द स्मॉल अमाउंट। जूल क्या है? एक बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी है। तो इनकन्वीनियंट टू एक्सप्रेस द लार्ज यूनिट्स। ए लार्ज यूनिट ऑफ एनर्जी को क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंट करने के लिए थोड़ी दिक्कत हुई, तो हमने एक यूनिट बनाई जिसको बोला किलोवाट आवर, ठीक है। इट इज अ मशीन यूजेस 1000 जूल। फॉर एग्जाम्पल 1000 जूल से यहां पे वर्क डन लग रहा है, जूल पर सेकेंड। रन्स फॉर 1 आवर। कितने? 1 घंटे। 1 घंटे में कितना एनर्जी होता है? 3, मतलब अगर 1 घंटे को सेकेंड्स में कन्वर्ट करें तो यहाँ पे 60 इंटू 60 कर लेंगे। कितना कर लेंगे? 60 इंटू 60 कर लेंगे, तो ये 3600। तो यहाँ पे आ जाएगा 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, विच इज कॉल्ड 1 यूनिट। ध्यान रखना, इसको हम एक यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक यूनिट बोलते हैं। तो इन हाउस होल्ड्स, इंडस्ट्रीज, एनर्जी कंजम्पशन इज मेजर्ड इन किलोवाट आवर, रेफर्ड एज यूनिट्स। रेफर्ड एज यूनिट्स। आपने देखा होगा घरों में कितनी यूनिट बिजली जली, ये आपने देखा हो ना? 10 यूनिट, 5 यूनिट, 50 यूनिट, 100 यूनिट। तो वो यूनिट जो है वो कमर्शियल यूनिट में आएगा। ध्यान रख लेना है, ठीक है। अब जैसे एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, कितने वॉट का है? 60 वॉट का है। कितने वॉट का है? 60 वॉट का। ध्यान रखियो, कितने वॉट का है? 60 वॉट का। इज यूज फॉर 6 आवर पर डे। 6 आवर्स पर डे मीन्स 3.6, 3600 लिख दे रहा है। 60 इंटू 60 3600। कैलकुलेट द यूनिट्स ऑफ द एनर्जी, है ना, कंज्यूम्ड फॉर 1 डे बाय द बल्ब। तो यहां पे हमने इसको सॉल्व करा, तो ये इसका मल्टीप्लाई करा 1 2 3 जीरो से यहां पे, और इसके बाद अगर हम देखें
तो 6 6 हो जाएगा 36, 6 6 कितना हो जाएगा 36 का 6 कैरी आ जाएगा कितना 3, 6 3 18 और 18 और 3 हो जाएगा 21। ये इतना जूल यहाँ पे कंज्यूम कर रहा है। लेकिन अगर यूनिट्स की बात करें तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल्स कर लेंगे। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यूनिट में कैलकुलेट कर सकते हैं वैल्यू, कितना यूनिट यहाँ पे बिजली यहाँ पे कंज्यूम हो रहा है। ठीक है, जल्दी से यहाँ पे आप कुछ आंसर्स दे लीजिए। अ पोर्टल वाइल suitcase of it heads climbing up to step with the uniform speed, what is the work done by the weight of the suitcase। तो यहाँ पे सूटकेस रख के क्लिम कर रहा है सीढ़ियों पे, तो यहाँ पे कौन सा वर्क डन हो जाएगा, पॉजिटिव वर्क डन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वर्क डन हो जाएगा। असर्शन, द एनर्जी possessed by object of 10 किलोग्राम when it is at height of 6 मीटर above the ground is 580। इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करके आंसर निकाल लेना। ठीक है ना, इसको सॉल्व करके आंसर निकाल लेना। ठीक है, द मास ऑफ द P is twice the body Q but the Q is speed of half। इसको आप सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीजें नहीं है, आप थोड़ा सा भी पढ़ेंगे, थोड़ा सा भी सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा भी अगर मेहनत करेंगे, ये चैप्टर आपसे बहुत अच्छे से बनेगा। कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं जाएगी। बस पूरा तरीके से इसको आप रीड कर लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए कहानी को। जो जो डेरिवेशंस कराए डेरिवेशंस को अच्छे से देख लेना। जो जो आपको न्यूमेरिकल्स कराए हैं प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स को देख लेना। एनसीईआरटी की न्यूमेरिकल्स तो पूरे प्रैक्टिस करना है, मतलब करना है, उसको छोड़ने की कोई गुंजाइश नहीं है, एग्जाम से पूछा जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। जब तक आप अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।